कल्पना कीजिए, आपके पास दो लोग बैठे हैं। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है। दोनों के पास दिन के 24 घंटे हैं। दोनों के सपने भी बड़े हैं। लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति अपनी मनचाही जिंदगी जी रहा है और दूसरा अभी भी वहीं है जहां से उसने शुरुआत की थी। पहले मुझे लगता था कि इसका जवाब एजुकेशन होगा, फिर लगा शायद टैलेंट होगा। लेकिन जितना मैंने सफल लोगों की कहानियां पढ़ी, उतना महसूस हुआ कि कहानी कुछ और है। कई बार फर्क इस बात में नहीं होता कि आप क्या जानते हैं, फर्क इस बात में होता है कि आप क्या मानते हैं अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में और अपनी संभावनाओं के बारे में। और यही वह सवाल है जो थिंक एंड ग्रो रिच के हर पन्ने में छिपा हुआ है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इस किताब का नाम सुना तो मुझे लगा यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब होगी, कुछ फाइनेंशियल टिप्स, कुछ बिजनेस एडवाइस, कुछ सक्सेस स्टोरीज। लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि यह किताब पैसे से कहीं ज्यादा दिमाग के बारे में है। यह किताब वेल्थ से पहले माइंडसेट की बात करती है, क्योंकि लेखक का मानना है कि हर बड़ी उपलब्धि 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर वास्तविक दुनिया में। और जितना मैंने इस विचार के बारे में सोचा, उतना महसूस हुआ कि शायद हम में से ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। हम अपने सपनों से पहले ही हार मान लेते हैं। हम कोशिश करने से पहले ही परिणाम तय कर लेते हैं। हम खुद को वही कहानी सुनाते रहते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी सिचुएशन अलग है। और धीरे धीरे वही कहानी हमारी रियलिटी बन जाती है। किताब की शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन शायद पूरी किताब की नींव उसी पर खड़ी है। डिजायर, सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि जलती हुई इच्छा। ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने न दे, ऐसी इच्छा जो आपको बार बार उठने पर मजबूर करे, ऐसी इच्छा जो ऑब्स्टेकल्स से बड़ी हो। ये पढ़ते समय मुझे एक बात समझ आई। हम अक्सर कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए, लेकिन सच में हम उसे कितना चाहते हैं, ये दोनों अलग बातें। क्योंकि अगर मैं कहूं कि मुझे फिट होना है तो यह एक इच्छा है, लेकिन अगर मैं रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करूं, अपने खाने पर ध्यान दूं और महीनों तक लगातार बना रहा हूं, तो यह सिर्फ इच्छा नहीं रही, ये कमिटमेंट बन गई। और किताब बार बार इसी अंतर की बात करती है। सफल लोग सिर्फ चाहते नहीं हैं, वे अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड होते हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में यह लेसन पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें परिणामों का आदी बना दिया है। हम सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के वर्षों नहीं देखते। हम करोड़ों का बिजनेस देखते हैं, लेकिन उस बिजनेस के पीछे की असफलताएं नहीं देखते। हम अचीवमेंट देखते हैं, लेकिन स्ट्रगल नहीं देखते। और यही समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब हमारी यात्रा कठिन होती है तो हमें लगता है कि शायद हम गलत रास्ते पर हैं। लेकिन किताब एक अलग दृष्टिकोण देती है। कठिनाई हमेशा संकेत नहीं होती कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कई बार कठिनाई यह संकेत होती है कि आप किसी महत्वपूर्ण दिशा में जा रहे हैं। यही मुझे एक पुरानी बात याद आई। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, शुरुआत में उत्साह बहुत होता है। नई किताब, नया बिजनेस आइडिया, नया लक्ष्य, नई आदत, सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद रियलिटी सामने आने लगती है। काम मुश्किल लगने लगता है, परिणाम दिखाई नहीं देते, प्रोग्रेस धीमी लगती है, और तभी ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। किताब कहती है कि यही वह जगह है जहां सपने और वास्तविक उपलब्धियां अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी इच्छा से ज्यादा अपनी परिस्थितियों पर भरोसा करते हैं, जबकि सफल लोग अपनी परिस्थितियों से ज्यादा अपनी इच्छा पर भरोसा करते हैं। और सच कहूं, ये बात पढ़कर मुझे अपने जीवन के कई पल याद आए। ऐसे मौके जब मैंने किसी चीज को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परिणाम जल्दी नहीं मिले। ऐसे मौके जब मैंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि समस्या क्षमता की नहीं थी, समस्या धैर्य की थी। शायद इसलिए यह किताब सिर्फ एम्बिशन की नहीं, परसिस्टेंस की भी किताब है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, लेखक एक और महत्वपूर्ण विचार सामने रखते हैं, फेथ। और यहां फेथ का मतलब किसी धार्मिक विश्वास से नहीं है। यहां फेथ का मतलब है अपने लक्ष्य पर विश्वास, अपने प्रयास पर विश्वास, और उस संभावना पर विश्वास कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम स्थिति नहीं है। यह विचार मुझे काफी दिलचस्प लगा।
क्योंकि हम में से बहुत लोग तब तक विश्वास रखते हैं जब तक चीजें अच्छी चल रही हों, लेकिन असली विश्वास तब दिखाई देता है जब परिणाम नहीं दिख रहे होते, जब मेहनत जारी हो लेकिन रिवॉर्ड न मिला हो, जब रास्ता लंबा लगे लेकिन मंजिल दिखाई न दे रही हो। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और शायद यही वह समय होता है जब कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। किताब यहां एक ऐसी बात कहती है जिसे मैं बार बार याद रखता हूं। हर बड़ी उपलब्धि कभी न कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक विचार थी, बस एक विचार, न पैसा, न रिसोर्सेज, न सपोर्ट, सिर्फ एक विचार। और फिर किसी ने उस विचार को छोड़ने से इनकार कर दिया। जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना महसूस हुआ कि दुनिया की बहुत सी बड़ी चीजें इसी तरह शुरू हुई होंगी। एक सपना, एक विश्वास, एक निर्णय, और फिर लगातार प्रयास। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि केवल इच्छा और विश्वास काफी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर सपने देखने वाला व्यक्ति सफल हो जाता। यही किताब का अगला हिस्सा शुरू होता है, जहां लेखक बताते हैं कि इच्छा को परिणाम में बदलने के लिए केवल मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक निश्चित योजना, निर्णय लेने की क्षमता और सही लोगों का साथ भी जरूरी होता है। और सच कहूं, यहीं से किताब और ज्यादा प्रैक्टिकल होने लगती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आप क्या चाहते हैं। सवाल ये बन जाता है, क्या आप उसके लिए लगातार काम करने को तैयार हैं, तब भी जब दुनिया को अभी तक आपके सपने पर विश्वास न हो। और शायद यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ते रहते हैं, और वही लोग अंत में अपनी कहानी बदल देते हैं। यहीं से हमारी यात्रा भी अगले हिस्से में एक नए मोड़ पर पहुंचती है। तो अब तक हमने एक बात समझ ली है, सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, सिर्फ इच्छा रखना भी काफी नहीं है, और सिर्फ विश्वास रखना भी काफी नहीं है। क्योंकि अगर केवल चाहने से चीजें मिल जाती तो शायद दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति सफल होता। लेकिन वास्तविकता कुछ और है, और यहीं थिंक एंड ग्रो रिच का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि इच्छा को परिणाम में बदलने के लिए एक और चीज चाहिए, निर्णय, एक स्पष्ट निर्णय। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जितना मैंने इसके बारे में सोचा उतना महसूस हुआ कि हमारी जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं निर्णय की कमी से पैदा होती हैं। हम लक्ष्य तय करते हैं, फिर संदेह करते हैं, फिर दूसरों की राय सुनते हैं, फिर दिशा बदलते हैं, फिर नया लक्ष्य बना लेते हैं, और यह चक्र चलता रहता है। कई बार असफलता इसलिए नहीं आती क्योंकि योजना खराब थी। असफलता इसलिए आती है क्योंकि हम किसी एक दिशा में पर्याप्त समय तक टिके ही नहीं। मुझे लगता है कि आज की दुनिया में यह समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत ज्यादा हैं। हर दिन कोई नया कोर्स, कोई नया बिजनेस मॉडल, कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया शॉर्टकट, और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि सफलता शायद अगले आइडिया में छिपी है, जबकि कई बार सफलता उसी आइडिया में छिपी होती है जिसे हम बीच रास्ते में छोड़ चुके होते हैं। यही मुझे अपने शुरुआती दिनों की एक बात याद आती है। जब भी कोई नई चीज शुरू करता था, शुरुआत में उत्साह बहुत होता था, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती, दूसरा रास्ता ज्यादा आकर्षक लगने लगता। और शायद हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं। हम मेहनत से नहीं हारते, हम अनसर्टेनिटी से हारते हैं। हमें यह नहीं पता होता कि परिणाम आएगा या नहीं, और यही डर हमें बार बार रास्ता बदलने पर मजबूर करता है। लेकिन किताब एक अलग दृष्टिकोण देती है। निर्णय का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज पता हो। निर्णय का मतलब है कि आप अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने को तैयार हो। और यहीं से किताब परसिस्टेंस यानी लगातार बने रहने की बात करती है। सच कहूं, मुझे लगता है कि पूरी किताब का सबसे व्यावहारिक लेसन यही है, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति के पास कोई सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके साथ लंबे समय तक टिके रहते हैं। शुरुआत में मोटिवेशन होती है, फिर चैलेंजेस आते हैं, फिर डाउट्स आते हैं, फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे सपना पीछे छूट जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि सफलता और असफलता के बीच का अंतर कई बार टैलेंट नहीं होता, वह परसिस्टेंस होती है। वह एक अतिरिक्त प्रयास होता है जो अधिकांश लोग नहीं करते। ये पढ़ते समय मुझे एक ऑब्जर्वेशन याद आया। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी देखें तो आपको एक कॉमन पैटर्न मिलेगा। उनकी जर्नी सीधी नहीं थी, उन्हें सेटबैक्स मिले, रिजेक्ट किया गया, उन पर हंसा गया, लेकिन वो फिर से उठे, और फिर से आगे बढ़े। यही वह है जो किताब में दिखाया गया है। किताब
कई बार वे खुद भी डाउट में रहे, लेकिन उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। और शायद यही कारण है कि उनकी कहानी आगे बढ़ी, क्योंकि जिंदगी हमेशा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को रिवॉर्ड नहीं करती। कई बार जिंदगी उस व्यक्ति को रिवॉर्ड करती है जो सबसे लंबे समय तक खेल में बना रहता है। ये बात सुनने में सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ लें तो बहुत कुछ बदल सकता है। क्योंकि तब फेलियर अंत नहीं लगता, वह फीडबैक लगने लगता है, वह रास्ते का हिस्सा लगने लगता है। और यही माइंडसेट लोगों को आगे बढ़ाता है। पॉज। लेकिन किताब केवल इंडिविजुअल एफर्ट की बात नहीं करती। यहीं एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, मास्टरमाइंड। पहली बार यह शब्द पढ़कर मुझे लगा कि शायद यह कोई कॉम्प्लिकेटेड आइडिया होगा, लेकिन इसका सार काफी मानवीय है। लेखक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं करता। हर बड़े लक्ष्य के पीछे कुछ लोग होते हैं, कुछ मेंटर्स, कुछ दोस्त, कुछ साथी, कुछ लोग जो आपके सोचने के तरीके को बेहतर बनाते हैं। और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना महसूस हुआ कि यह बिल्कुल सही है। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन रिसोर्सेज नहीं होती, हमारा एनवायरनमेंट होता है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे धीरे धीरे हमारे स्टैंडर्ड्स तय करने लगते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लगातार सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका सोचना भी बदलने लगता है। और अगर आपके आसपास सिर्फ शिकायतें, डर और एक्सक्यूजेस हैं, तो उसका असर भी पड़ता है। यही वजह है कि किताब बार बार माइंडसेट की बात करती है, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा बैटलफील्ड बाहर नहीं होता, वह हमारे दिमाग के अंदर होता है। और इसी संदर्भ में लेखक एक और शक्तिशाली विषय उठाते हैं, फियर, डर। सफलता का डर नहीं, असफलता का डर, रिजेक्ट होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, गलत साबित होने का डर। और सच कहूं, मुझे लगता है कि ज्यादातर सपने रिसोर्सेज की कमी से नहीं मरते, वे डर की वजह से मरते हैं। क्योंकि व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता, या फिर इतनी जल्दी हार मान लेता है कि परिणाम आने का मौका ही नहीं मिलता। यह हिस्सा पढ़कर मुझे अपनी जिंदगी की एक सच्चाई समझ आई। कई बार मैं किसी काम को इसलिए टाल नहीं रहा था क्योंकि वह मुश्किल था, मैं उसे इसलिए टाल रहा था क्योंकि मैं असफल होने की संभावना से बचना चाहता था। और शायद हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं। हम रिस्क से नहीं डरते, हम उस भावना से डरते हैं जो रिस्क के साथ आती है। लेकिन किताब एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, डर खत्म होने का इंतजार मत करो, डर के बावजूद आगे बढ़ो। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। जैसे जैसे मैं किताब के अंतिम हिस्सों तक पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि यह किताब अमीर बनने की रणनीति से ज्यादा एक मानसिक परिवर्तन की किताब है। ये आपको पैसा कमाने से पहले सोचने का तरीका बदलने के लिए कहती है। क्योंकि अगर माइंडसेट नहीं बदलता तो परिणाम भी लंबे समय तक नहीं बदलते। और शायद यही वजह है कि यह किताब इतने सालों बाद भी लोगों को प्रभावित करती है। ये ट्रेंड्स की बात नहीं करती, ये ह्यूमन नेचर की बात करती है। अगर मुझे पूरी किताब का सार अपने शब्दों में कहना हो तो मैं शायद यह कहूंगा, जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों को मिलती हैं जो अपने सपनों को परिस्थितियों से बड़ा मानते हैं, जो अपनी इच्छा को एक्सक्यूजेस से बड़ा रखते हैं, और जो अस्थायी असफलताओं को अंतिम फैसला नहीं मानते। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे मन में जो सबसे बड़ी फीलिंग बची वह मोटिवेशन नहीं थी, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्योंकि किताब बार बार एक ही बात याद दिलाती है, आपकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके लगातार किए गए प्रयास मिलकर आपके भविष्य को बदल सकते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन संभव है। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर मुझे इस किताब से प्रेरित होकर एक ओरिजिनल लाइन लिखनी हो तो मैं ये लिखूंगा, अधिकांश लोग अपने सपनों से इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे असंभव थे, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने रास्ते में अपने विश्वास को खो दिया। और शायद यही थिंक एंड ग्रो रिच का असली संदेश है। धन पहले बैंक खाते में नहीं बनता, वह पहले विश्वास में बनता है, वह पहले निर्णय में बनता है, वह पहले उस व्यक्ति के अंदर बनता है जो हार मानने से इनकार करता है। बाकी सब उसके बाद आता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं या आपका लक्ष्य बहुत दूर है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वास्तव में मेरी समस्या संसाधनों की कमी है
या मैं अपने ही सपने पर उतना विश्वास नहीं कर रहा जितना करना चाहिए? क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी बदलने वाला सबसे बड़ा अवसर बाहर नहीं होता, वही हमारे अपने सोचने के तरीके में छिपा होता है। और शायद यही वह जगह है जहां हर बड़ी सफलता वास्तव में शुरू होती है।